Hello everyone, I am Sonal Kaul, your psychology mentor, and today we will study chapter 6 in class 12 psychology. So let's get started. आज हम देखेंगे कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है एंड चेंज कैसे होता है. तो देखो, एटीट्यूड का मतलब हमें पता है. एटीट्यूड होती है एक साइकोलॉजिकल टेंडेंसी टू एक्ट इन एनी वे, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट पर्सन और एनी थॉट. ठीक है. अब ये एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है? तो एटीट्यूड ना हमारा सबसे पहले फॉर्मेटिव यानी जो हमारे बचपन के ग्रोइंग ईयर्स होते हैं वहां पे फॉर्म होता है. और एक और चीज देखो, एटीट्यूड ना 3 चीजों से बन रहा है हमारा. यानी फॉर्म कैसे हो रहा है कि अगर मुझे पता है कि मुझे चॉकलेट आइसक्रीम ही पसंद है, मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, बट अगर कोई मुझे वनीला देगा, मुझे वनीला नहीं पसंद. तो ये होता कैसे है? एक बेसिक चीज समझो. एटीट्यूड लर्निंग से आता है. लर्निंग कैसे? आप बड़े हो रहे हो तो आपने कहीं से कुछ ना कुछ सीखा है, आपको सिखाया जाता है, चाहे वो पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे, या आपका जो एक कल्चर होगा जहां पे आप पलते बढ़ते हो. दूसरी चीज देखो, फिर आप उसको ना कॉग्निटिवली प्रोसेस करते हो. अब कॉग्निटिवली प्रोसेस करने का मतलब क्या है ये समझो. कॉग्निटिवली प्रोसेस करने का मतलब होता है कि आपको किसी ने कुछ बताया, आपने लर्न किया, अब आप उसको प्रोसेस करते हो कि अच्छा ये बात है. दूसरी चीज देखो क्या होती है. दूसरी चीज होता है हमारा एक्सपीरियंस. अब एक्सपीरियंस से क्या हो रहा है? अब हम जब बड़े होते हैं ना, हमारे होते हैं इंटरैक्शंस. क्या होते हैं? इंटरैक्शंस. इसका ध्यान रखो. अब इंटरैक्ट तो हम अपने पेरेंट्स से भी करते हैं, बट पेरेंट्स के अलावा हम टीचर्स और फ्रेंड्स से भी इंटरैक्ट करते हैं. तो वो लोग भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन में. हम जो सुनते हैं, जो सीखते हैं, तो या तो हम वो लर्न करते हैं एंड फिर हम उसे प्रोसेस करते हैं, एंड ग्रेजुअली व्हाइल वी ग्रो अप वी आर ऑल्सो इंटरैक्टिंग विद अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे आ जाते हैं हमारे पास कि ये प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स है. तो स्टेप्स समझो मेरे साथ. ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. ग्रेजुअल यानी ये स्टेप बाय स्टेप होता है. तो देखो क्या होगा. सबसे पहले एक्सपोजर होगा. एक्सपोजर का मतलब क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक बच्चा है, पेरेंट्स के साथ सबसे पहले लर्न करता है, फिर टीचर्स के साथ, फिर फ्रेंड्स के साथ, फिर वो प्रोसेस करता है या इवैल्यूएट करता है कि ओके वेदर आई लाइक दिस थिंग और नॉट, या सामने वाले ने उसको कितना इन्फ्लुएंस किया है. तो वो देखता है, इवैल्यूएट करता है कि अच्छा मेरे को क्या थॉट प्रोसेस बनाना है अराउंड दिस. एंड देन फाइनली फॉर्मेशन होती है हमारी कि अच्छा मेरा ये एटीट्यूड है, सबने कहा था चॉकलेट आइसक्रीम अच्छी है तो मुझे भी चॉकलेट ही पसंद है, वनीला बहुत कम लोगों को पसंद है तो मुझे वनीला नहीं पसंद. ठीक है. अब हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप की एटीट्यूड फॉर्मेशन के प्रोसेसेस क्या हैं. तो यहां पे ना बहुत सारे प्रोसेसेस. सबसे पहले है क्लासिकल कंडीशनिंग. इसको एसोसिएशन भी कहते हैं. ठीक है. तो मैं यहां लिख रही हूं. तो अब देखो क्या होगा. एक एग्जाम्पल समझो. कोई बच्चा अगर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट बहुत पसंद करने लग जाता है, तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको टीचर बहुत पसंद है, टीचर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है. तो वो लिंक कर लेता है कि इफ आई लाइक द टीचर आई एम लाइकिंग द सब्जेक्ट. सेम चीज यहां बोल रही है. तो देखो कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट इज पेयर्ड with a stimulus that elicits a positive और negative response. बिल्कुल. अगर टीचर सपोज गंदा पढ़ाता है या पढ़ाती है, तो कैसा रिस्पॉन्स बनेगा? क्या एसोसिएशन होगी? क्या लिंक होगा? एक नेगेटिव फीलिंग होगी या एटीट्यूड होगा सब्जेक्ट की तरफ कि नहीं मुझे तो साइकोलॉजी नहीं पसंद क्योंकि टीचर अच्छी नहीं है. अब दूसरी चीज देखो क्या हो रही है. दूसरी चीज हो रही है हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग. ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होगा? या तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. तो देखो कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है स्कूल में, स्पोर्ट्स में, अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है, हेल्दी फूड कंज्यूम करता है, तो उसको मिस फिट या मिस्टर फिटेस्ट का अवार्ड दे दिया. तो जब हमने उसको अवार्ड दिया तो उसका क्या एटीट्यूड बनेगा टुवर्ड्स फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल? एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनेगा. बट ऑब्वियसली कोई बच्चा अगर बहुत ज्यादा जंक खाता है, ठीक है, एंड वो बीमार पड़ रहा है, उसने रियलाइज किया कि अरे जंक खाने से मैं बीमार पड़ रहा हूं, चाहे मुझे जंक कितना ही पसंद क्यों ना हो, तो उसका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा जंक फूड्स की तरफ. क्यों? क्योंकि उसको एक तरीके से पनिशमेंट मिल गया बीमार होने से. अब तीसरी चीज देखो क्या है. तीसरी है थ्रू ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. एंड ऑब्जर्वेशनल में हमारे पास हमेशा बैंडूरा का मॉडलिंग या सोशल लर्निंग आती है. तो अब देखो कोई बच्चा होता है बचपन में, वो या तो अपने पेरेंट्स को देखेगा सबसे पहले. इफ माई पेरेंट्स आर रिस्पेक्टिंग देयर एल्डर्स,
आई शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट माई एल्डर्स। फिर वो स्कूल जाता है, टीचर्स से मिलता है, ठीक है, टीचर्स वैल्यूज इम्बाइब करते हैं दैट यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यू शुड बी एम्पैथेटिक एंड कोऑपरेटिव टुवर्ड्स व्हाटएवर द एल्डर्स आर ट्राइंग टू से। तो बच्चे का एटीट्यूड क्या बनेगा कि आई हैव टू रिस्पेक्ट माई एल्डर्स, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा जो कि बहुत ही इंडियननेस में भी रूटेड है। अब चौथी चीज देखो, अब है सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले समझो सोशलाइजेशन का मतलब जो भी हमारा आइडेंटिटी जो फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमारा एटीट्यूड, थॉट्स, माइंडसेट, वैल्यूज, बिलीफ सब आ जाता है। इट कुड बी थ्रू पेरेंट्स, थ्रू टीचर्स, पीयर ग्रुप्स, नेबर्स, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, जिस भी सोसाइटी में हम रहते हैं उसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। तो देखो अब क्या होता है, होता यह है कि ओवरऑल चाहे आपके बचपन से पेरेंट्स हो, आपके टीचर्स हो, जो हमने अभी इससे पहले तीनों पढ़े ना, वो सोशलाइजेशन के अंडर आ जाते हैं, इतना समझो। अब देखो यहां पे क्या है, वैल्यूज एंड नॉर्म्स लर्न्ड ड्यूरिंग चाइल्डहुड इन्फ्लुएंस योर लॉन्ग टर्म एटीट्यूड्स। बिल्कुल, बचपन में देखा उसने कि अच्छा पेरेंट्स ने ऐसे एसोसिएशन क्रिएट करवाई या टीचर के साथ एक एसोसिएशन बनी और रिवॉर्ड और पनिशमेंट हुआ ग्रोइंग अप, तो ओवरऑल क्या बने उसके, ये वैल्यूज जो उसने बना ली है, ठीक है, धीरे धीरे कि अच्छा बड़ों की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, ये बिलीव बन गया कि अच्छा हम इस सोसाइटी में उठते बैठते हैं तो हमें इसी सोसाइटी में ऐसे बिहेव या एक्ट करना है, ठीक है। तो यही सोशलाइजेशन का मतलब है। मूविंग ऑन, वी हैव एक्सपोजर टू इंफॉर्मेशन। अब देखो इंफॉर्मेशन कौन सी, जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है सबसे ज्यादा वो कंज्यूम करना चाहता है टीवी, एंड आजकल है हमारे पास टैबलेट्स, आईपैड्स, मोबाइल फोन्स। बच्चों को बहुत जल्दी इनसे एक्सपोज कर दिया जाता है कि इनका टाइम ना कट जाए, अगर ये कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ सामने वाला इनको अटेंशन नहीं दे सकता, तो टाइम कैसे इनका यूटिलाइज करवाएं हम। तो अब होता क्या है, जब इस इंफॉर्मेशन से ये एक्सपोज होते हैं ना, तो इनको लगता है अच्छा ऐसे भी होता है दुनिया में, वैसे भी होता है। बिकॉज देखो बच्चा बहुत छोटा है, वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं घूमता है, तो हम क्योंकि एक बहुत ही ग्लोबलाइज दुनिया में रहते हैं, तो फोन के थ्रू, डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू बच्चे को सब पता चल जाता है। वो कोई न्यूज देख लेगा, ग्लोबल न्यूज होगी या इंडिया की न्यूज देख लेगा, वो देख लेगा अच्छा ऐसा फैशन ट्रेंड भी होता है दुनिया में, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आप एग्जाम्पल देखो, आजकल के बच्चों को सब पता है, आप उनसे पूछोगे कौन सा एक्टर, कौन सी एक्ट्रेस, ठीक है, पिछले का भी उनको पता होगा। क्यों? क्योंकि उनके पास मीडिया के थ्रू इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि दे आर अप टू डेटेड, एंड इस वजह से भी उनके एटीट्यूड फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। मूविंग ऑन, वी हैव पर्सनल एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, कोई बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, अब उसका खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, नो मैटर व्हाट, उसे बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस की। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज स्किन कलर। लोगों ने उसके साथ बहुत ही रेसिस्ट बिहेव किया कि अरे तुम्हारा स्किन टोन है XYZ, एंड XYZ स्किन टोन के लोगों के साथ हम दोस्ती नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, वो अच्छे नहीं दिखते। ऐसे बहुत नेगेटिव बाइसेस होते हैं हमारी सोसाइटी में। तो जिस बच्चे का पर्सनल एक्सपीरियंस इतना नेगेटिव रहा है, तो उसका क्या एटीट्यूड रहेगा ओवरऑल टुवर्ड्स द सोसाइटी, वो एक नेगेटिव बना लेगा थिंकिंग कि अच्छा इस कॉम्प्लेक्शन के लोगों ने मेरे साथ रेसिज्म किया, यानी इस कॉम्प्लेक्शन वाले लोग गंदे होते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है नेसेसरीली, बट क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस नेगेटिव था तो उसका एटीट्यूड बहुत ही नेगेटिव फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो थी प्रोसेस। अब हमें समझेंगे फैक्टर्स क्या क्या है जो इन्फ्लुएंस करते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो सबसे पहले है हमारे पास फैमिली एंड पेरेंट्स। बिल्कुल, सोशलाइजेशन जब एक बच्चे की होती है बचपन से, तो उसमें सबसे पहले आ जाती है उसकी इमीडिएट फैमिली, प्राइमरी केयर गिवर्स। उसमें वो इंसान भी आ जाएगा जिसने उसको बेबी सेट या नैनी किया हो बचपन में, जिसने भी उसका बहुत टेक केयर किया हो, क्लोज रहा हो, तो जिसके साथ भी उसका इंटरेक्शन होगा एकदम फॉर्मेटिव ईयर्स में, वो उसका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करेंगे। अगर पेरेंट्स सिखाएंगे कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, बच्चा रिस्पेक्ट करेगा। पेरेंट्स सिखाएंगे कि बच्चों के साथ आप लड़ाई कर सकते हो, अच्छे से पेश नहीं आ सकते, तो बच्चा वही चीज इम्बाइब करेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो क्या है, दूसरा है peers and friends. बिल्कुल, when a child grows up, especially during the adolescence age, adolescence एक ऐसी एज होती है जहां पे ना बच्चे की आइडेंटिटी एकदम फॉर्म हो रही होती है फॉर्मली की ओके दिस इज व्हाट आई हैव टू डू। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस चल रहा होता है एडोलेसेंस में, एरिक्सन का अगर आपको याद हो तो एरिक्सन क्या बोलता है कि अच्छा कि क्या मैं यही इंसान हूं जो मैं बनना चाहता हूं, या मैं ये बनना चाहता हूं, व्हाट आर माई ड्रीम्स, वट आर माई डिजायर्स, वट डू आई हैव टू अचीव। तो यहाँ पे अगर फ्रेंड्स कर रहे हैं बहुत अच्छा, फ्रेंड्स का सर्कल अच्छा है, तो बच्चा भी वैसे ही एटीट्यूड बनाएगा। फ्रेंड सर्कल या कंपनी बहुत नेगेटिव है, बहुत ही इरेटिक है, रूड है, तो बच्चे को भी लगेगा ओके दिस इज कूल बिकॉज दिस इज अ नॉर्म, माई फ्रेंड्स एंड पेयर्स आर एक्टिंग दिस वे, आई विल ऑल्सो एक्ट दिस वे। अब एक और चीज देखो, वो है कंडीशनिंग, ठीक है। अब
चाहे एसोसिएशन हो क्लासिकल कंडीशनिंग, या आप उसको रिवॉर्ड पनिशमेंट दो ऑपरेंट में, इससे भी उसका एटीट्यूड इन्फ्लुएंस होता ही होता है। पनिशमेंट जहां मिलेगी तो वो एटीट्यूड इंसान नहीं करेगा। या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पनिशमेंट मिलने के बावजूद वो रेबेल करना चाहते हैं कि नहीं, मैं तो अब यही करूंगा, मेरा तो यही एटीट्यूड होगा क्योंकि मुझे पनिश किया जा रहा है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है। मूविंग ऑन, वी हैव मास मीडिया। तो मास मीडिया में मैंने जैसा कि आपको बताया, डिजिटल डिवाइसेस, चाहे टेलीविजन हो, मास मीडिया हो, जो भी आसपास इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट हो रही है। अब देखो आजकल ना बहुत मिस इंफॉर्मेशन भी फैलाई जाती है। कोई बच्चा सपोज मिस इंफॉर्मेशन के साथ बहुत इंटरेक्ट कर रहा है तो उसका एटीट्यूड कितना नेगेटिव बन सकता है। सपोजिटली उसने एक ऐसा मीडिया कंज्यूम किया जहां पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, रिलीजन को या सेक्ट को बहुत ही नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो वो बच्चा भी बहुत नेगेटिव हो जाएगा इन चीजों को लेके। उसको लगेगा कि अच्छा, ये कम्युनिटी बहुत नेगेटिव है, इनके साथ अच्छे से हमें नहीं पेश आना है, वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम, वी हैव टू ट्रीट देम इन अ सर्टेन वे। तो मीडिया का ना एक बहुत ही पिविटल और मेजर रोल होता है, इसका हमें ध्यान रखना है। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स। एग्जैक्टली, इंडिया में कल्चर है कि हम बहुत ही कोहेसिव है, बहुत ही इंटीग्रेटेड है, सब मिलजुल के रहते हैं, बहुत ही एम्पैथेटिक है, राइट? तो बच्चा कैसा बनता है? वो भी बन जाता है कि बहुत कम्युनिटी सेंटर्ड, लोगों का वेलफेयर। वाइल इन दी वेस्टर्न अमेरिकन कंट्रीज पीपल आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, सब अपना फोकस देखते हैं कि मेरा करियर, मेरे गोल्स, ठीक है। आई डोंट केयर कि मेरे साइड में कौन रह रहा है, बीमार है, मुझे उसको देखना है क्या करना है, या मेरी कम्युनिटी को ओवरऑल, ठीक है। तो ये कहाँ से आते हैं? ये एटीट्यूड फॉर्म्स होते हैं कि आपके ग्रुप के नॉर्म्स क्या थे। अब नॉर्म्स क्या होते हैं? नॉर्म्स होते हैं अनसेड रूल्स, कि देखो ये चीज तो फॉलो करनी ही करनी है। बचपन से बच्चे ने देखा कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, सबकी हेल्प करनी है, एल्डरली की केयर करनी है, पुअर लोगों को देना है, आपकी जो कम्युनिटी है जहां से आप आते हो उसमें भी आपको यू हैव टू गिव बैक, उसका वेलफेयर करना है। तो ये जब नॉर्म होता है तो बच्चा ये एटीट्यूड बिल्ड कर लेता है। बट वही वेस्टर्न कंट्रीज में ये नॉर्म नहीं देखता बच्चा, तो वो एकदम बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड और इंडिविजुअलिस्टिक बन जाता है। मूविंग ऑन, वी हैव कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। अब कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी को हम आगे भी पढ़ेंगे, बट मैं बता दूं ये दी किसने है। ये दिया है लू ऑन फेस्टिन जर्ने। अब देखो इन्होंने क्या बोला। इन्होंने ये बोला कि ग्रोइंग अप, किसी बच्चे को ये बोला था कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, उनकी केयर करनी है, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, आपके अंदर बहुत एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है। बट बड़े होते होते उसने फॉर सम रीजन ये चीजें करना छोड़ दी, ठीक है। तो उसके दो थॉट्स है, ए और बी। ए कहता है कि आपको अपने वैल्यूज वही रखने हैं जो आपने ग्रोइंग अप सुने हैं। बट बी क्या हो रहा है उसके साथ? वो इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा, इवन दो उसे पता है कि मुझे इस चीज को फॉलो करना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके अंदर क्या आ जाती है? कॉग्निटिव डिसोनेंस, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? क्योंकि ए कह रहा है कि अपने वैल्यू को रिस्पेक्ट करो, बट ये बी के साथ इनकम्पैटिबल या इनकंसिस्टेंट हो रहा है, जहां पे वो अपने वैल्यूज को फॉलो नहीं कर रहा। तो ऐसा इंसान परेशान हो जाता है। तो अब देखो यहां पे क्या है, पीपल प्रेफर कंसिस्टेंसी। एग्जैक्टली, कि अगर ए है तो बी के साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए। देन inconsistency creates discomfort, dissonance, leading them to danger or reinforcing certain attitudes। बिल्कुल, अगर उसको पता है कि वैल्यूज ये है बट बिहेवियर बी मैच नहीं कर रहा उन वैल्यूज के साथ, तो उसको क्या होगा? अंदर से डिस्कंफर्ट होगा। एंड उसने अगर ये एटीट्यूड बना ही लिया है, परेशान तो वो रहेगा ही, बट वो यही गलत चीज फॉलो करेगा क्योंकि उसको कितनी अच्छी एजुकेशन दी गई थी, यू हैव टू बी हेल्पफुल, केयरिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव कि एटीट्यूड जो हमारा है ना, ये चेंज कैसे होता है। तो देखो क्या है एटीट्यूड चेंज। हमने ये तो समझ लिया कि एटीट्यूड फॉर्म ऐसे होता है कि फॉर्मेटिव ईयर्स है, इंटरेक्शन हो रही है, लर्निंग हो रही है बहुत सारे फैक्टर्स के साथ। बट एटीट्यूड चेंज का मतलब क्या है? तो एटीट्यूड चेंज ये होता है जब आपका कोई भी एटीट्यूड होगा, माइंडसेट होगा, वो या तो पॉजिटिव हो जाएगा या नेगेटिव, या वाइस वर्सा। अगर किसी चीज के लिए आप पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो सकते हो, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो सकते हो। एक और चीज देखो यहाँ पे क्या है, चेंज ना टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है। जैसे कि किसी ने बोला था बचपन में कि चॉकलेट या चोको चिप आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है, बट बड़े होके उसने खुद से देखा कि उसको वनीला पसंद है, तो उसका ना एटीट्यूड चेंज हो गया उसकी तरफ, ठीक है। जो उसने फॉर्म किया था ना कि नेगेटिव एटीट्यूड कि अरे वनीला गंदा है,
उसका ये चेंज हो गया। बट कुछ एटीट्यूड ऐसे होते हैं, जैसे जो लोग बहुत ही रेसिज्म करते हैं, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो उनका ये एटीट्यूड परमानेंट रहता है कि ओके, इफ समवन लुक्स लाइक दिस, दे आर इंफीरियर, वी विल ट्रीट देम इन दिस रॉन्ग मैनर। ठीक है, अब देखो एटीट्यूड चेंज की ना प्रोसेस होती है, उसको सबसे पहले समझो। तो आ जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे पीओएक्स मेथड। ठीक है, पीओएक्स मेथड हमें दिया था फ्रिट्ज हाइडर ने। तो देखो हाइडर क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल सी बातें कर रहे हैं वो, तो ध्यान दो। वो कहते हैं ये है हमारा एक ट्राइंगल, ठीक है, ये पी हो गया, ये ओ हो गया, ये एक्स हो गया। अब देखो पी क्या है, पी एक पर्सन है। ठीक है, इस पर्सन को अपनी डॉटर की शादी ओ के बेटे के साथ करानी है, तो ये हमारा अदर पर्सन है। एक्स हमारा वो टॉपिक है जिसकी वजह से दोनों में अनबन है या बनती नहीं है, जैसे कि डाउरी देते हैं ना शादी में, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी है। तो अब देखो पी को अपनी डॉटर की शादी ओ से करानी है, ठीक है, बट पी को नेगेटिविटी है डाउरी के साथ, पी डज नॉट लाइक द इंस्टीट्यूशन ऑफ डाउरी। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, अदर पर्सन को तो डाउरी पसंद है, तो इसका ओ एक्स पॉजिटिव है, बट इनका यहां पे ये नेगेटिव हो गया क्योंकि इसको तो डाउरी पसंद ही नहीं, तो फिर ये पी ओ के साथ नेगेटिव है। अब ये जो हमारा हाइडर है ये एक चीज कहता है कि या तो ट्राइंगल पूरा पॉजिटिव हो, एटीट्यूड्स में बैलेंस होना चाहिए, और इनकी थ्योरी को बैलेंस थ्योरी ही कहते हैं। तो बैलेंस लाने के लिए अब क्या हो सकता है, देखो बैलेंस लाने के लिए या तो पी को डाउरी अच्छी लगने लग जाए, वो सपोर्ट करने लग जाए, ठीक है, या इसको नेगेटिव लगने लग जाए डाउरी, ठीक है, तो ये इसके साथ अलाइन हो जाएगा। बट फॉर एग्जाम्पल पी को डाउरी अच्छी लगने लगी, तो फिर इन दोनों का रिलेशन पॉजिटिव हो गया, तो हमारा ओवरऑल पूरा ट्राइंगल पॉजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों को अब डाउरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एक को प्रॉब्लम थी तो पूरा ट्राइंगल डिसबैलेंस था। तो बैलेंस लाना होता है हमें इस एटीट्यूड में, यही हमें बैलेंस थ्योरी में बोलते हैं। अब दूसरी थ्योरी देखो, दूसरी थ्योरी है हमारी कॉग्निटिव डिसोनेंस, जिसके बारे में हमने अभी पहले भी पढ़ा, जो कि हमें दी है लियोन फेस्टिंजर ने। तो देखो फेस्टिंजर क्या बोलते हैं, ध्यान दो, जो भी बच्चा ध्यान देगा उसे पूरी क्लास के एंड तक सब याद होगा। तो फेस्टिंजर ने बोला ए थॉट होगा एंड बी थॉट होगा। ए है कि आई नो स्मोकिंग इज बैड, ठीक है, बट आई एम स्टिल स्मोकिंग। तो अब यहां पे क्या हो रही है, एक कॉग्निटिव इनकंसिस्टेंसी हो रही है थॉट्स के बीच में। मतलब मुझे पता है कि स्मोकिंग गलत है, ठीक है, तो मैं स्मोकिंग तो कर ही रहा हूं, बट इससे मेरे अंदर क्या हो रहा है, एक डिसबैलेंस हो रहा है कि स्मोकिंग में कर रहा हूं बट मुझे पता है इससे कैंसर होगा, लंग कैंसर होगा, माउथ कैंसर होगा, राइट। तो हमें क्या अचीव करना होता है, कॉन्सोनेंस। अब एक कॉन्सोनेंस का मतलब क्या है कि अगर मुझे पता है कि जो मैं ए हरकत कर रहा हूं, यानी अगर मैं स्मोक कर रहा हूं उससे मेरे को कैंसर अगर होगा, तो मुझे उसे चेंज करना पड़ेगा। कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी ये कहती है कि जो भी इनकंसिस्टेंसी है बिटवीन बिलीफ एंड एटीट्यूड, ठीक है, तो ये है मेरा बिलीफ और ये है मेरा एटीट्यूड। मुझे पता है स्मोकिंग इज रॉन्ग, आई एम स्मोकिंग, बट एटीट्यूड क्या है, अरे फिर भी कर लेते हैं। तो हमें बिलीफ और एटीट्यूड के बीच में लाना होता है कॉन्सोनेंस या कंसिस्टेंसी, ताकि जो भी हमारे दिमाग में प्रॉब्लम हो रही है कॉग्निटिवली वो रिजॉल्व हो जाए, ठीक है। अब तीसरी चीज देखो, तीसरा है हमारे पास टू स्टेप मेथड, और ये टू स्टेप मेथड दिया है हमें एस एम मोहसिन ने, जिसके बारे में हम 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स में और बाकी सब चीजों में। तो देखो एस एम मोहसिन ने क्या बोला है, फर्स्ट देयर हैज टू बी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी किसके बीच में, वो देखो, एक होगा सोर्स
और एक होगा टारगेट। तो देखो क्या होता है, होता यह है कि कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, उसका एटीट्यूड चेंज करना है। जैसे कोई मार्केटिंग कंपनी है, वो बेच रहे हैं कोई क्रीम, वो बोलते हैं ये क्रीम लगाने से बहुत ज्यादा ग्लो आ जाएगा, ठीक है। तो अब वो करते क्या है, वो बोलते हैं कि देखो ये क्रीम लगाएगा जो भी है, हमने साइंटिफिक स्टडी और रिसर्च की कि देखो जो भी ये क्रीम लगाएगा ना उसकी स्किन ग्लो करेगी। तो सोर्स ने टारगेट को पकड़ लिया, और फिर जिस इंडिविजुअल को लगता है कि ओ वाओ दिस इज साइंटिफिकली बैक्ड, आई विल हैव ग्लोइंग स्किन, ठीक है, तो वो खुद को करता है आइडेंटिफाई with the source कि okay if the source is saying this and he or she is looking like this then I also want to look like this. Then what happens is attitude change हो जाता है, क्योंकि वो उस क्रीम को खरीदता है और लगाने लग जाता है। तो यही थी हमारे कुछ प्रोसेसेस एटीट्यूड चेंज के। अब कुछ और चीजें देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं, या और क्या क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। तो देखो क्या है हमारे पास, अब है सबसे पहले ये देखो मैसेज सोर्स। मैसेज सोर्स कौन है, अभी मैंने आपको एसएम मोसिन में समझाया, वो इंसान जो सामने वाले का एटीट्यूड इन्फ्लुएंस या चेंज करना चाहता है। सबसे पहले आएगी क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल, सामने वाला अगर बहुत ही नॉलेजेबल है या हमें पता है कि अरे इस इंसान ने तो रिसर्च की है, ये तो साइंटिस्ट है, अगर ये जो बात बोल रहा है तो सच ही होगी। दूसरा आ जाएगा इसमें अट्रैक्टिवनेस, ठीक है। अगर हमने दिखाई क्रीम कि देखो कितनी सुंदर क्रीम है, इस क्रीम को लगाने से तो ग्लो आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज है सिमिलैरिटी। पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज हु आर सिमिलर टू देम, ठीक है। अगर मैं बहुत ही कोई साइंटिफिक इंसान हूं, मतलब मैं हर चीज साइंटिफिकली बैक्ड होनी चाहिए, और मैं देख रही हूँ कि अरे वाह ये क्रीम पे तो ऐसे बोला जा रहा है कि ओ दिस इज साइंटिफिक इन नेचर, हमने साइंटिफिक पूरी स्टडी करवाई, कुछ हार्म नहीं करेगी, मुझे ऑर्गेनिक लगाना पसंद है, और ये बोल रहे क्रीम भी आपकी मैडम ऑर्गेनिक है, तो मैं उस चीज को तो पक्का लूंगी ही लूंगी। अब दूसरी चीज देखो क्या है, दूसरी है हमारे पास मैसेज के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो सबसे पहले है क्लैरिटी और लॉजिक। किसी बच्चे को हमें देनी है कोई बुक, ठीक है, बुक फेयर लगता है स्कूल में, और हम चाहते हैं कि ये बच्चा ना ये बुक खरीद ही ले ताकि मुझे फायदा हो। तो हम क्या करेंगे, हम बहुत क्लियर, लॉजिकल और परसुएसिव रहेंगे उस बच्चे के साथ। मतलब कि देखो बेटा ये बुक ऐसी है, सारे बच्चों के पास है, हम उसे कन्विंस करेंगे या परसुएड करेंगे कि सब बच्चों के पास है, आप भी खरीदो, इस बुक में देखो क्या क्या है, सारे बच्चे क्यों ये बुक पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी चीज आएगी इमोशनल अपील। बिल्कुल, अगर हम उस बुक में उनको ये बता दें कि देखो इस बुक में आपकी एज ग्रुप के हर बच्चे के पास है, ठीक है, मजाक करते हुए, एकदम ह्यूमर यूज करते हुए, थोड़ा प्यार से, जब हम किसी के इमोशन से कनेक्ट होते हैं ना, तो वहां पे सामने वाले को एक बहुत अच्छा लिंक फील होता है, तो वो कन्विंस हो जाता है। देन देयर इज टू साइडेड मैसेजेस, ठीक है। हमने उनको बोला कि देखो हम बोल रहे हैं ये बेटा बुक बहुत अच्छी है, आप खरीद लो, ठीक है, इसमें ये सुपर हीरो है, ये पावर्स की बात हो रही है। फिर हमने कोई ऐसा बच्चा भी दिखा दिया जो बोल रहा है कि ओ वाह इस बुक में ऐसे है वैसे है, तो जहां ये चीज आ जाएगी तो बच्चे को ऑब्वियसली लगेगा कि ओ आई ऑल्सो हैव टू बाय दिस। अब आगे बढ़ते हैं, अब है ऑडियंस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी मुझे जिसका एटीट्यूड चेंज करना है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है सेल्फ एस्टीम। जिस इंसान को बिल्कुल भी अपनी वैल्यू नहीं पता, ठीक है, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको कोई भी कुछ भी आगे बोलेगा कि अरे यू शुड डू दिस बिकॉज यू लुक लाइक दिस, बाय आवर क्रीम, उसको तो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो तो ऑब्वियसली एक सेकंड में खरीद लेगा, ठीक है। दूसरी चीज है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस और सेल्फ एस्टीम ना जुड़े हुए हैं। जिस इंसान का एस्टीम हाई है यानी वो इंटेलिजेंट है, क्या वो इजीली परसुएड या कन्विंस होगा? बिल्कुल नहीं, वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स करेगा, टेल मी दिस टेल मी दैट, लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। very high और very low intelligence people are less likely to be persuaded, क्योंकि या तो जिसमें बहुत कम इंटेलिजेंस है उसको समझ में ही नहीं आ रहा सामने वाला क्या कहना चाहता है, जिसमें बहुत ज्यादा है वो तो हमेशा क्वेश्चन करेगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग। देन वी हैव मोटिवेशन एंड अटेंशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है वो समझो, इंटरेस्टेड एंड अटेंटिव ऑडियंसेस। बिल्कुल, जो इंसान ना बहुत ही अलर्ट रहता है वो हमेशा इंटरेस्टेड रहेगा, ओके आई वांट टू नो व्हाट शी और ही इज सेलिंग, व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव है। तो ये लोग ना आपके अच्छे टारगेट बनते हैं, इनका एटीट्यूड आप अच्छे से चेंज कर सकते हो बिकॉज दे आर विलिंग, दे आर ओपन टू चेंज। मूविंग ऑन वी हैव मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले है फेस टू फेस।
जब सेल्समैन घर पे आके बोलता है मैम बाय दिस, मैम इसमें ये है, मैम उसमें वो है, तो आप ज्यादा कन्विंस हो गए। रादर देन वही सेम प्रोडक्ट आपको टीवी के किसी एड में दिखेगा, तो आप मानोगे क्या उस प्रोडक्ट को लेना? आप सोचोगे कहीं ना कहीं अरे होगा जो भी होगा, बट कोई आपके फेस टू फेस आके बोल रहा है कि मैम देखो, क्योंकि पर्सनलाइज हो रहा है ना आपके लिए एक्सपीरियंस, आप उससे सामने रियल टाइम में क्वेश्चंस कर रहे हो एंड दे आर आंसरिंग योर क्वेरीज एंड क्वेश्चन, तो इस चीज का ध्यान रखो। मूविंग ऑन, वी हैव कॉग्निटिव डिसोनेंस। बिल्कुल, हमने कॉग्निटिव डिसोनेंस इससे पहले भी पढ़ा है, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस का तो बहुत अच्छा रोल है यहाँ पे। हमने बोला कि देखो ये चीज तो करो ही करो, ये चीज करने से ये होगा, ठीक है, ए और बी हमने फिर से यूज किया कि ये करो, बट उसको कहीं ना कहीं पता है कि मुझे ये नहीं करना, बट बिकॉज सामने वाले ने कन्विंस ही ऐसे लेवल पे किया है कि सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। एक टेंशन कॉज होती है बाय होल्डिंग टू इनकंसिस्ट एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। बिल्कुल, तो जब ये टेंशन क्रिएट होगी तो वो कोई एक ही चीज करेगा, ठीक है, तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव, अब देखो ये जो डिसोनेंस है इसे रिड्यूस करने के लिए लोग क्या करते हैं, या तो बिहेवियर चेंज कर लेंगे, ठीक है, अगर सामने वाले ने कितना ही परस्यूड किया कि बाय दिस एंड दे आर बिहेविंग इन अ वे ऑफ यूजिंग दैट प्रोडक्ट, तो उन्होंने चेंज किया कि नहीं मेरे को नहीं करना है, मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, देन they can change their attitude कि okay, no matter what someone is saying, I will not engage in that behavior. Everyone is saying smoke will elevate your stress, but no, I will not develop that positive attitude towards smoking. And then finally you add new beliefs कि अच्छा देखो, सबने तो भले ही मुझे बोला स्मोक करने के लिए, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्मोक करना चाहिए, बट मैं ऐसा बिलीव बना लेता हूं कि नहीं, स्मोक तो नहीं करना है। कहीं ना कहीं उसको लग रहा है कि स्मोक मुझे भी करना चाहिए, ये उसके अंदर आ रहा है अंदर से, बट वो जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं करना, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएंगे कुछ टेक्निक्स। अब टेक्निक्स एक एक करके देखो। सबसे पहले है हमारे पास एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन्स। बिल्कुल, हमारी सोसाइटी में बहुत ही नेगेटिव एटीट्यूड्स भी होल्ड किए जाते हैं, राइट, या नॉलेज ही नहीं होती है रिमोट विलेजेस में, तो वहां पे क्या करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स निकाले जाते हैं, ठीक है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से जाएगा या कोई एनजीओ की तरफ से कि सी दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, सी ये हो रहा है, उनको अवेयर करवाए जाएंगे, ठीक है। या अगर किसी का बहुत ही नेगेटिव कोई चल रहा है सिस्टम किसी विलेज में या टाउन में, तो उनको भी जाके बोलेंगे कि सी व्हाट यू आर ट्राइंग टू अचीव इज मॉरली रॉन्ग, या इस तरीके से उनका एटीट्यूड हम चेंज करते हैं। देन वी हैव परसुएसिव कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, आप मुझे खुद बताओ, कोई अगर आपको अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेगा, जैसे मैं हूं, अगर मैं आपको अच्छे से कम्युनिकेट ना करूं ना बताऊं, तो आपको क्या समझ में आएगा इस चैप्टर के बारे में? कुछ नहीं। वैसे ही किसी का एटीट्यूड जब चेंज करना है तो हमें बहुत ही परसुएसिव होना चाहिए कि देखो ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, ये सही है ये गलत है, एंड यू हैव टू बी वेरी स्किल्ड एट इट। देन वी हैव ग्रुप डिस्कशंस एंड डिबेट्स। बिल्कुल, डिबेट्स होते हैं आपके स्कूल्स में, राइट, डिबेट्स बड़े लेवल पे भी होते हैं नेशन टू नेशन के बीच में, बट एक सिंपल एग्जाम्पल लो जो आपके स्कूल में होता है। आपके स्कूल में बच्चों के बीच ना डिबेट करवाते हैं कि ये टॉपिक है, अब चलो कोई इसके लिए फॉर है कोई अगेंस्ट है इस मोशन के, ठीक है। अब होता क्या है कि आपके ना बहुत सारे बिलीफ्स जनरेट होते हैं, आप देखते हो कि ओके ये दुनिया में ऐसे हो रहा है, सो आई शुड स्टैंड फॉर इट, आई शुड प्रोटेक्ट दिस कॉज, एंड कोई जो अगेंस्ट है उसको भी रियलाइज होता है कि ओ नो बट देयर इज दिस ऑल्सो, तो ऐसे भी एटीट्यूड्स चेंज होते हैं इन वट एवर मैनर जो एटीट्यूड चेंज करवाना चाहता हो वो। गवर्नमेंट वाले लोग भी बहुत इसका यूज करते हैं कि चलो इंटरनेशनल डिबेट करवा देते हैं कि चलो देखते हैं कि हमारे जो ऑपोजिशन में है उनके क्या व्यूज है, हमारे क्या व्यूज है, तो इससे बहुत कुछ पता चलता है और एटीट्यूड्स भी कहीं ना कहीं चेंज होते हैं अगर आप अपनी पॉइंट्स बहुत अच्छे से रखो। देन वी हैव रोल प्लेज एंड एम्पैथी बिल्डिंग एक्टिविटीज। बिल्कुल, हमने न्यूज में पढ़ा कि ओके दे आर आवर एनिमी, दे शुड डाई, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि उन पे वॉर हो जाए, बट क्या होता है कभी कभी रोल प्ले करवाया जाता है जहां पे आपको बोलते हैं कि सपोज करो आप इस एरिया में रहते हो, यहाँ पे वॉर हो रही है, अब आपको कैसा लगेगा कि अगर आप ही के यहाँ पे वॉर हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है उनको एम्पैथी आती है कि ओके दिस इज हैपनिंग टू द अदर पार्टी ऑल्सो, मे बी वॉर इज नॉट द सोल्यूशन, हमें पीस या ट्रीटी भी साइन कर सकते हैं शांति के लिए, ठीक है। देन वी हैव लेजिस्लेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। बिल्कुल, लोग सोसाइटी में इतना क्राइम कमिट करते हैं, उनका वो नेगेटिव एटीट्यूड कैसे हम स्टॉप कर सकते हैं या कर्ब कर सकते हैं?
अगर वहां पे होंगे स्ट्रिक्ट रूल्स तो लॉ हमेशा इन्फोर्स्ड रहना चाहिए। देन फाइनली वी हैव एक्सपोजर टू काउंटर एटीट्यूडनल एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल, हमने बोला कि देखो दुनिया बहुत बड़ी है, सेम चीजें दूसरे कंट्रीज के बीच में भी हो रही है। अगर हम इंडिया में हमारे एनिमीज है, दूसरी कंट्रीज में भी दूसरों के एनिमीज है। तो देखो वहां पे क्या हुआ था, अगर उन्होंने ऐसी ट्रीटी साइन की, पीस अकॉर्ड साइन किया, या अगर वॉर की थी तो देखो क्या हुआ था। तो इन चीजों की तरफ से हम एटीट्यूड को बदल सकते हैं, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब एक और चीज देखो, हमने आज क्या क्या देखा। आज हमने देखा कि एटीट्यूड फॉर्म कैसे होता है, उसके क्या प्रोसेस है, क्या फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। फिर हमने देखा एटीट्यूड चेंज कैसे होते हैं एंड क्या टेक्निक्स है उसे चेंज करने के। नाउ लेट्स डू अ क्विक क्विज टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। A shift in an individual's attitude from positive to negative and vice versa is called, and we have four options. First is attitude formation, then we have attitude change, then we have attitude tendencies, and then finally none of the above. जिसने भी बहुत ध्यान से सुना है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको पता है कि हमारा आंसर है बी, एटीट्यूड चेंज। क्योंकि एटीट्यूड चेंज का मतलब क्या है, या तो आप पॉजिटिव हो रहे हो किसी चीज की हो या नेगेटिव, या वाइस वर्सा। बहुत सिंपल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखो, लियोन फेस्टिंजर gave the concept of cognitive dissonance. Is it true or is it false? कॉग्निटिव डिसोनेंस आज की क्लास में बहुत बार पढ़ा है, तो हमें पता है कि हमारा आंसर है ए, ट्रू। तो ये हमेशा ऑथर्स के नाम याद रखो, ठीक है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होने चाहिए ये क्वेश्चंस या तो शॉर्ट क्वेश्चंस में आएंगे या क्लब होके बड़े क्वेश्चंस भी होंगे कि चलो एटीट्यूड चेंज के बारे में बताओ कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, या एटीट्यूड फॉर्मेशन जब होता है तो उसका पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाओ। तो एग्जाम के लिए ना हमें सब अच्छे से याद होना चाहिए। तो जिसने भी आज ध्यान दिया उसको सब समझ में आ गया। दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।